अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बंदा नेक बोन सर्जन चैनल। आप काम पे हैं, आपको कॉल आती है जी, अब्बा आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, अम्मा जी, दादी जी, नानी जी, जी वो खरी खरी गिरी है और उनकी बाजू की ना ये कलाई की ये हड्डी टूट गई है। आप परेशान होते कि अम्मा जी खरी खरी, अब्बा जी खरे खरे गिरे हैं, उनकी उम्र 50-60 साल है, उनकी ये वाली हड्डी टूट गई है। उसके बाद आप सुबह सोए हुए हैं, अचानक आपको पता चलता है जी अब्बा जी या जो आपके घर के बुजुर्ग है वो वॉशरूम में गिरे हैं, तो उनकी ना कूल्हे की हड्डी टूट गई है। चारपाई से उठे हैं, गिरे हैं, बेड से उठे गिरे, कूल्हे की हड्डी टूट गई है। तो आप परेशान होते कि यार ये बंदा, थोड़ी मेरे घर वाले इतने थोड़ी सी हाइट से ऐसे चलते चलते गिरे हैं, या वॉशरूम में कमोड से या सीट से उठते हुए गिरे हैं और हड्डी टूट गई, ये कैसे हो गया। और उसके अलावा जो थर्ड सिनेरियो वो ये कि घर में आपके बुजुर्ग हैं, आप देखते हैं कि अम्मा जी की ना वक्त के साथ साथ ना जो कमर की हड्डी है उसमें कुब पड़ रहा है, उनकी हाइट कम हो रही है, वो आगे को झुकती जा रही है, उनको कुब पड़ रहा है। आप ये चीजें सोचते हैं कि ये फ्रैक्चर होना, ये कुब होना, स्पेशली 60-70 साल की उम्र में ऐसा क्यों होता है। तो इसकी वजह होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी जिसमें जो हमारी बोन है ना, उसकी जो डेंसिटी होती है ना, जो उसकी ताकत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है, उनमें सुराख बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, प्रोसिस का मीन होता है सुराख बनना, ऑस्टियोपोरोसिस। जो हड्डी होती है, कमर की हड्डी होती है, पूरे जिस्म की जो हड्डी होती है वो चाक जैसी हो जाती है। चाक होता है ना जिस ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चाक के साथ, तो वो चाक जैसी नरम हो चुकी होती है और आराम से टूट सकती है। तो 20 करोड़ लोग दुनिया में ऑस्टियोपोरोसिस इफेक्ट होते हैं और 15 लाख 1.5 मिलियन अफराद को फ्रैक्चर होता है। जिन 15 लाख अफराद को फ्रैक्चर होता है उसमें से 7 लाख फ्रैक्चर वर्टिब्रा के होते हैं, के मोरों के स्पाइन के फ्रैक्चर होते हैं, 3 लाख फ्रैक्चर हिप जॉइंट के होते हैं और 2 लाख फ्रैक्चर वर्ल्ड वाइड होते हैं रिस्ट जॉइंट के, कलाई के फ्रैक्चर होते हैं। में से 7 लाख फ्रैक्चर मोरों के होते हैं, मोरे आपस में खुर के दब जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। फिर इनको कोलैप्स करने की वजह से इनमें जो हमारी शरियानें होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है, हरामगज होती हैं, उसकी शरियानें दब जाएं तो फिर टांगों में, थाई में दर्द जाना शुरू हो जाता है। और उस दर्द को कम करने के लिए जो कोलैप्स मोरे होते हैं ना, उनमें हम पेच और रॉड डाल के ना उसकी लेंथ को मेंटेन रखते हैं, उस कंप्रेशन को खत्म करते हैं, उसको कहते हैं डीकम्प्रेस करना रॉड और पेच की मदद से। कलाई की हड्डी टूट जाती है, इसमें हम सलाइयां डालते हैं, प्लेट लगाते हैं और अक्सर सलाइयां डाल के शिकंजा भी लगा देते हैं कि हेल्थ जो लेंथ है वो मेंटेन रहे, क्योंकि हड्डियां इतनी कमजोर होती हैं सलाइयां डालने के बाद भी फ्रैक्चर कोलैप्स कर जाता है। उस कोलैप्स को मेंटेन रखने के लिए हम शिकंजा लगाते हैं, शिकंजा उसकी लेंथ को दूसरे बाजू के मुताबिक मेंटेन रखता है। हिप जॉइंट में फ्रैक्चर होता है, उसमें तो हम रॉड डाल सकते हैं, पेच और प्लेट डाल सकते हैं, नया जोड़ डाल सकते हैं, जिसमें कंप्लीट जोड़ भी डाला जाता है, गोला भी बदला जाता है और जो कप होता है कूले का वो भी बदला जाता है, सिर्फ गोला बदला जाता है। एक नौजवान बंदा बाइक चलाते हुए गिरता है, उड़ता है, चलना शुरू कर देता है, उसको कुछ नहीं होता। कोई एक नौजवान बंदा 7-8 फीट की हाइट से गिरता है, उसको कुछ नहीं होता, उठता है जी बस जी थोड़ी सी चोटें आई है गोश्त की, बस उठ के चलना शुरू हो जाता है। उनमें तो ये कमर की हड्डी नहीं टूटती या मोरों की हड्डी नहीं टूटती, हिप जॉइंट नहीं टूटता, कलाई की हड्डी नहीं टूटती। इसकी वजह होती है तो उनकी हड्डियां मजबूत होती है जवानी में। हमारी जो हड्डियां होती हैं वो 35 साल की उम्र तक हमारी जो बोन्स होती है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। दो सेल्स होते हैं हमारे जिस्म में, एक का नाम है ओस्टियोब्लास्ट, ये बिल्डिंग सेल्स होते हैं, ये बोन को बनाते हैं, और एक सेल है ओस्टियोक्लास्ट, ये बोन को शेप में रखते हैं, यानी कि ये ओस्टियोब्लास्ट की वजह से ज्यादा ओवर ग्रोथ बोन को बनने नहीं देते। ओस्टियोक्लास्ट रिमॉडलिंग करते रहते हैं, बोन को काट के शेप में रखते हैं, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स बनाते जाते हैं। एवरेज 35 साल की उम्र के बाद ये बोन की डेंसिटी बढ़ना कम हो जाती है, वो उतनी ही रहती है। अब आगे जो जिस्म का काम होता है कि उस डेंसिटी को मेंटेन रखना, ये दोनों सेल्स मिलजुल कर काम करते हो, मैक्सिमम कोशिश करते हैं उस बोन डेंसिटी को आने वाली 35 साल की आगे की उम्र में मेंटेन रखे। खवातीन में क्या होता है कि जब उनकी माहवारी बंद हो जाती है, उनको मीनोपॉज हो जाता है, तो उनमें आते हैं हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस में एस्ट्रोजन उनका बनना कम हो जाता है। जो एस्ट्रोजन होता है इन दोनों सेल्स को कंट्रोल में रखता है। एस्ट्रोजन का काम होता है कि जो इन ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल को मेंटेन रखना होता है। तो जब माहवारी बंद हो जाती है, एस्ट्रोजन बनना खत्म हो जाता है, तो जिस्म में जो एस्ट्रोजन होता है ना उसका इनके ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो गया। फिर क्या होता है, तो ये जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं बहुत तेजी से काम करते हैं, बोन को खोदना शुरू कर देते हैं, खोर खोर के कैल्शियम डिजोल्व करना शुरू कर देते हैं कैल्शियम को। और ओस्टियोब्लास्ट बड़े स्लो काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनको भी स्टिमुलेशन के लिए एस्ट्रोजन चाहिए। तो खवातीन में जो ओस्टियोपोरोसिस होती है उसको कहते हैं हार्मोनल ओस्टियोपोरोसिस, पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल
एस्ट्रोजन की जो कमी की वजह से होती है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए कि बुजुर्ग खवातीन में कुबु निकल आता है, उनकी हाइट कम हो जाती है, कलाई की हड्डी टूट जाती है और कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस होती है वो मर्दों में ज्यादा पाई जाती है। वो इस तरह होती है कि सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस होती है। सिनाइल का मतलब होता है बेकार रहना। जो अफराद अपनी उम्र ज्यादा होने के बाद काम नहीं करते, अपने जिस्म को, अपने बॉडी को एक्टिवेट नहीं देते, अपनी बोन को स्ट्रेस नहीं देते, वर्जिश नहीं करते, किसी किस्म का कोई काम नहीं करते, बस एक जगह पे लेटे रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा होता है कि सारा दिन बैठे रहना, ज्यादा वो काम नहीं करते। अक्सर होता है किसी बुजुर्ग की सर्जरी होती है, उसके बाद वो काफी अर्सा तक बेड पे पड़े रहते हैं। तो इस सूरत हाल में जब पेशेंट उठते हैं तो इनको फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी हड्डी इस्तेमाल ना करने की वजह से कमजोर हो चुकी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसको कहते हैं जी सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। वो ऑस्टियोपोरोसिस जो आपको काम ना करने की वजह से जिस्म में कमजोरी आ गई, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आप अपने हड्डियों को स्ट्रेस नहीं देते, उनको वजन नहीं डालते, जॉगिंग, भागदौड़, ब्रिस्क वॉक नहीं करते, किसी किस्म का कोई अपनी हड्डियों के ऊपर ना बोझ नहीं डालते, कोई स्टिमुलेशन नहीं देते हड्डियों को मजबूत रहने की, आप बेकार पड़े रहते हैं। बेशक आप किसी बीमारी की वजह से पड़े रहते हैं या आपका फ्रैक्चर होगा, उसके बाद आप बेड रेस्ट पे होते हैं, किसी ऑपरेशन के बाद बेड रेस्ट पे होते हैं, आप उठ के चलना शुरू करते हैं। जो मर्दों में ना वो सबसे ज्यादा हिप जॉइंट का फ्रैक्चर होता है। पता ऑस्टियोपोरोसिस का पता कैसे चलता है? ऑस्टियोपोरोसिस का पता चलता है, एक स्कैन होता है डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन से पता चलता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। डेक्सा स्कैन आपके पूरे जिस्म की बोन का मुआयना करता है, फिर उसमें जो रिपोर्ट आती है उसके 25 साल के नौजवान बंदे की बोन, स्टैंडर्ड बोन की ताकत के साथ उसका मुआयना किया जाता है, फिर आपको बताया जाता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है या होने वाला है। वो एक बड़ा पेचीदा सा स्कोर होता है, उसको कहते हैं जी टी स्कोर। मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, ना आपको समझ आएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक्सरे पे ऑस्टियोपोरोसिस का तब पता चलता है जब 30%, मोर देन 30% बोन लॉस हो चुका हो। उससे पहले एक्सरे में नहीं पता चलता। एक्सरे में क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस वाली जो बोन होती है वो जरा डार्कर अपीयर होती है, उसकी जो ब्राइटनेस होती है ना कैल्शियम की, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि कैल्शियम जिस्म से खारिज होता जा रहा है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और खुराक वाली नाली से ओल्ड एज में कैल्शियम अब्सॉर्ब भी नहीं होता। तो वो जो बोन होती है ना वो जरा सी डार्किश नजर आती है। यंग उसके अलावा आप कैल्शियम विटामिन D3 लेवल भी करवा सकते हैं कि उसकी खून में कमी है या नहीं है। अब आते हैं जी इसका इलाज क्या है। इसके दो तरह के इलाज, एक इसकी प्रिवेंशन, दूसरा है इसकी ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन में आपने क्या करना है कि आपने खाने पीने में ऐसी चीजें खानी है जिसमें कैल्शियम विटामिन D3 हो, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खानी है, अंडे खाने हैं, मीट खाए, ठीक हो गया। उसके अलावा आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। खुश्क मेवाजात, इसमें बादाम, मूंगफली वगैरह आती है, इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। दूसरी चीज आती है जी, स्मोकिंग छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें, और आपने रेगुलर वर्जिश करनी है, ब्रिस्क वॉक करनी है, तेज तेज चलना है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जब होना शुरू हो जाए तो फिर आप हैवी वॉक, हैवी लिफ्टिंग, हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उससे आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। आपने बड़ी लाइट सी, मॉडरेट सी वॉक करनी है, वर्जिश करनी है हल्की हल्की, लिमिट में रहकर। उसके अलावा आप दर्द की दवाइयां ले सकते हैं जो आम आती हैं, जिनमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, NSAIDs हैं, ये दवाइयां आपने लेनी है। और अब आते हैं घर में जो बुजुर्ग है ना, उनकी देखभाल अच्छी होनी चाहिए। अगर उनको चलने में तकलीफ है, मसला है, तो उनको बोलें कि वो स्टिक के साथ चला करे। वॉशरूम जो वो यूज करते हैं उसमें बाकायदा लाइट होनी चाहिए, कोई वहां पे स्लिपरेज या क्या कहते हैं स्लिपरी फ्लोर नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा फ्लोर होना चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए, उनकी वॉशरूम तक का रास्ता साफ सुथरा होना चाहिए। ये ना हो कि बुजुर्ग पहली मंजिल पे रह रहे हैं, वॉशरूम ग्राउंड फ्लोर पे है, तो उनको सीढ़ियां चढ़ उतर के वॉशरूम में आना पड़ रहा है। नहीं, उनके कमरे के बिल्कुल पास या करीब वॉशरूम की सूरत होनी चाहिए जहाँ पे हर वक्त लाइट चलती रहे। खाने और धूप धूप में भी बैठना चाहिए। धूप में बैठने से भी, सुबह जब सूरज निकल रहा हो उस वक्त धूप में बैठना है, या शाम को जब सूरज गुरूब हो रहा हो उस वक्त धूप में बैठने से जिस्म में विटामिन D3 बनता है, जो कि कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में, जो हम कैल्शियम खाते हैं उसको मैदे में अब्सॉर्ब करने में मदद देता है। इसमें जो हम सबसे पहली ड्रग दे सकते हैं वो होता है बिस्फॉस्फोनेट। एक खास तरह के केमिकल सॉल्ट होता है जो आप हफ्ते में एक दफा ले सकते हैं, महीने में एक दफा ले सकते हैं, और 3 महीने में। इसकी लहदा डोजेज आती है बिस्फॉस्फोनेट। ये ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल करता है, बोन की डेंसिटी को मेंटेन रखता है। पर ये कि इसके खाने से मैदे में जलन होती है, ये वाला हिस्सा ना जलता रहता है जी। मेरे ये आपको ज़हन में होना चाहिए कि अगर आप बिस्फॉस्फोनेट इस्तेमाल करेंगे तो मैदा जलन होगी, पेट में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें मजीद ड्रग्स है कि आप कैल्शियम लेना शुरू करें, विटामिन D3 लें। और हाँ, अगर आपको कोई हार्मोनल बीमारी है जैसा कि थायराइड का मसला है तो आपने थायराइड की मेडिसिन लेनी है। खवातीन में या फिर हम एस्ट्रोजन जो जिसकी कमी की वजह से
हार्मोनल ऑस्टियोपोरोसिस, टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस होती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है जिसमें बाहर से एस्ट्रोजन लेते हैं, और एस्ट्रोजन जिनके ना बोन्स के ऊपर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, जब आप बाहर से एस्ट्रोजन लेती हैं खवातीन तो वो बोन पे जाके अपने रिसेप्टर ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट पे एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है बोन को रिजॉल्व करने की, बोन को खोदने की, बोन को पिघलाने की, उसको कम करते हैं और ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को ज्यादा करते हैं। और के लिए ट्रीटमेंट में हम जो बिस्फॉस्फोनेट्स देते हैं, जो मेन ट्रीटमेंट, उसके साथ कैल्शियम विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। और अगर खवातीन है तो उनमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जो हार्मोन की कमी पेशी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो एक और जो सिनाइल होती है उसमें हमने फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा करना होता है, पर मॉडरेट लेवल में, बहुत ज्यादा हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। टॉपिक डिस्कस किया ऑस्टियोपोरोसिस, उसकी टाइप्स आपको पता लग चुकी होंगी। हार्मोनल टाइप होती है और सिनाइल टाइप होती है। हार्मोनल टाइप हार्मोन्स की वजह से होती है, सिनाइल टाइप इनएक्टिविटी की वजह से होता है कि आप कोई हरकत नहीं करते, वो शायद बेड रेस्ट पे रहते, ऑपरेशन की वजह से रहते हैं, किसी बीमारी की वजह से रहते हैं, उसके बाद आप चलना शुरू करते हैं, बुजुर्गों को, खवातीन बुजुर्गों मर्दों को फ्रैक्चर हो जाता है। फिर आपने उसको उसकी डायग्नोसिस कैसे होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसका जो इलाज है, इसका जो इलाज इसमें कि प्रिवेंशन में आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खाने पीने में करना है, फिजिकल एक्टिविटी भी करना है, घर में क्या चेंजेस लानी है, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जो फ्लोर है वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए, और स्टेयर्स वगैरह बुजुर्गों को कम यूज करनी चाहिए अगर ये मसला आ रहा है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट में बिस्फॉस्फोनेट से कैल्शियम में विटामिन डी3 हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। बाकी इसके अलावा कोई आप मसला मुझसे पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप ना करें। मैंने व्हाट्सएप का नंबर दे तो दिया था, पर ये कितने ज़्यादा मैसेज आते हैं, और एक सवाल का जवाब देने के बाद 10-12 सवाल और मरीज पूछता है, जो कि व्हाट्सएप पे देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप मेरे इधर वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह सारे सवालों का जवाब दूंगा। इसमें यह कि आपको आपकी क्यूरी है उसका जवाब भी मिल जाएगा, और कमेंट में मेरी इंगेजमेंट भी अच्छी हो जाएगी। बंदा ने को अपने दुआ में याद रखिएगा, रोजे रखें, अल्लाह को याद करें, नमाजें अदा करें, किसी का दिल ना तोड़े। अल्लाह हाफिज।